नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। आज का टॉपिक है ओलिगोहाइड्रामियोस, लो एमनियोटिक फ्लूइड, इसके कॉजेस और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आप लोगों ने कई दफ़े सुना होगा, कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर बताते हैं कि आपका बच्चे का जो फ्लूइड है वो कम हो गया है। वही चीज़ ओलिगोहाइड्रामियोस कहलाती है। सबसे पहले जानते हैं कि ये फ्लूइड क्या चीज़ है, कैसे बनता है और इसका क्या काम है। बच्चा नॉर्मली एक थैली में, एक झिल्ली से बनी हुई थैली है जिसको हम एमनियोटिक सैक कहते हैं, उसके अंदर डेवलप होता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, वैसे वैसे सैक का साइज़ और फ्लूइड भी उसमें बढ़ता जाता है टिल द 7th मंथ और सो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा सा कम हो जाता है। इस फ्लूइड का पर्पस क्या है, ये जो आता कहाँ से है? जो ये मेम्ब्रेन्स हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स, यही सिक्रीट करती हैं और ये फ्लूइड जो है फर्स्ट 20 वीक्स में माँ के जो ब्लड में सर्कुलेशन जो वहाँ आता है उसी के थ्रू ये फ्लूइड बनता है और मेम्ब्रेन्स इसको सिक्रीट करके अंदर डालती हैं। 20 हफ्ते के बाद इसी सिक्रीशन में जो बच्चे का यूरिन है वो भी इसी में ऐड हो जाता है, तो वो दोनों मिलके वो एमनियोटिक फ्लूइड बनाते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारे मिनरल्स हैं, मदर की तरफ से आई हुई एंटीबॉडीज़ हैं, ये सब होती हैं जो कि बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। इसका सबसे बड़ा काम तो ये है कि ये शॉक एब्जॉर्बर है। मान लीजिए माँ के पेट पे कोई धक्का लग गया किसी तरह का, तो उससे बच्चे को धक्का नहीं लगता क्योंकि उसके चारों तरफ एक फ्लूइड का जैसे गुब्बारा जैसा है जिसके अंदर बच्चा तैर रहा है, तो फिर उसको वो सारे शॉक्स बाहर के वो एब्जॉर्ब कर ले, अनलेस कि वो बहुत ही सीवियर शॉक ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि उसी फ्लूइड में बच्चा बराबर तैरता रहता है, हाथ पैर मारता रहता है और उस एक्टिविटी से उसके जो मसल्स हैं वो डेवलप होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं। वो बच्चा बिल्कुल छोटा सा रहता है, वो धीरे धीरे डेवलप होकर उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग 9 महीने में एकदम बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इससे जो सैक है उसमें बंद रहता है, तो उससे बाहर की तरफ से वजाना से कोई इन्फेक्शन किसी तरह का यूट्रस के अंदर ना पहुँचे, बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना पहुँचे, वो सैक जो मेम्ब्रेन है, जो एमनियोटिक सैक है, वो उसको बंद रखता है। ये जब अच्छी क्वांटिटी में फ्लूइड होता है तो इसमें बच्चे के अंग आपस में चिपकते नहीं हैं और ना ही यूट्रस की वॉल के साथ चिपकते हैं, उनका बड़ा फ्री मूवमेंट होता रहता है। और ये जब लेबर होता है, क्योंकि ये चिकना फ्लूइड है, तो लेबर के टाइम भी ये लेबर को फैसिलिटेट करता है, मतलब इसको आसान कर देता है, आसानी से बच्चा स्लाइड होकर नीचे आ जाता है। और इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ वगैरह हैं वो बच्चे के लिए ज़रूरी हैं और ये बराबर उसको स्वॉलो करता रहता है और साथ ही साथ यूरिन भी पास करता रहता है उसमें। जब ये फ्लूइड कम होता है तो हम इसको ओलिगोहाइड्रामियोस कहते हैं। जब ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसको पॉलीहाइड्रामियोस कहते हैं। ओलिगोहाइड्रामियोस कब कहते हैं? एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं एक्सपीरियंस के साथ ये जानते हैं कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन से उनको समझ में आ जाता है कि इसमें फ्लूइड कम लग रहा है, इस जेस्टेशन पे इतना फ्लूइड होना चाहिए, जो हाथ की फील से मालूम पड़ता है कि नहीं है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मेथड है, जो एकदम करेक्ट मेथड है, वो बाय सोनोग्राफी है। उसमें क्या करते हैं कि जो पूरा यूट्रस है कि जो 4 कोने हैं उसमें फ्लूइड्स के पॉकेट्स को मेजर करते हैं और सबको फिर जोड़ के एक एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बनाते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नॉर्मली 10 to 24 सेंटीमीटर्स होता है और अगर उससे ज़्यादा हो तो हम उसको पॉली कहते हैं, अदरवाइज़ इसी रेंज में रहता है। अगर 10 से कम है देन इट इज़ ओलिगोहाइड्रामियोस। अगर 7 से 10 के बीच में है तो हम इसको कहेंगे कि माइल्ड ओलिगोहाइड्रामियोस है। अगर 5 से 7 के बीच में है देन इट इज़ मॉडरेट
ओलिगोहाइड्रोमनियोस, और अगर 5 से नीचे है तो फिर ये सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियोस है। और जब कम हो जाता है, जैसे 2 हो गया या 3 सेंटीमीटर हो गया, तो उस वक्त उसमें डिलीवरी में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और बच्चे के लिए भी नुकसान हो सकते हैं। वजह क्या होती है, क्यों ऐसा हो जाता है? एक तो वही कि पहले की मैटरनल कॉजेज़, कि माँ की तरफ से क्या क्या हो सकता है। एक तो ये है कि कई दफ़े रिपीटेड प्रेगनेंसी में, रिकरेंट प्रेगनेंसी में ये चीज़ आती है। क्यों आती है ये कहना मुश्किल है, इसको हम इडियोपैथिक कह सकते हैं, लेकिन इडियोपैथिक प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी कहते हैं कि इतनी अच्छी तरह से एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स फ्लूइड नहीं बनाती हैं। वजह ठीक से नहीं मालूम, लेकिन वो होती है। और अगर प्रीवियस प्रेगनेंसीज में ऐसा हो चुका है तो डॉक्टर इस बात को लेके कॉशियस रहते हैं कि इस बार भी ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा माँ की जो कई बीमारियां हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या और भी कई तरह की बीमारियां हैं, जो लिवर की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, ये सब फ्लूइड को कम कर सकती हैं। मदर का न्यूट्रिशन अगर बहुत कम हो, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। अगर माँ का डिहाइड्रेशन हो, कई दफ़े महिलाएं बहुत कम लिक्विड लेती हैं, बहुत कम फ्लूइड लेती हैं, दिन में 2-3 ग्लास पानी पिया तो वो हमेशा डिहाइड्रेट स्टेट में रहती हैं। और जब भी कभी डिहाइड्रेशन होगा ड्यू टू एनी रीज़न, तो फ्लूइड के कम होने की संभावना हमेशा रहती है। दूसरा है फीटल कॉज। उसमें भी अगर कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस हैं, कई तरह के ऐसे होते हैं जिसे हम पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व कहते हैं, या फिर रीनल एजेनेसिस है, बच्चे की पॉलीसिस्टिक किडनीज़ हैं, ये सब बीमारियां जो बच्चे की हैं, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस, वो कम फ्लूइड बनाते हैं और उसमें बच्चे को काफ़ी नुकसान होने का चांस रहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं बच्चे में, जिसकी वजह से ये फ्लूइड कम बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई लीकेज, जिसको हम कहते हैं, वो हो जाता है। जैसे कि पूरा सैक बना हुआ है, अगर नीचे से मेम्ब्रेन्स रप्चर हो जाए तो पानी पूरी तरह से वजाना से निकल जाता है, लेकिन अगर ऊपर कहीं छोटा सा लीक हो जाए तो धीरे 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 पानी जैसा जो लिक्विड है, फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, वो रिसता रहता है और रिस करके वो फ्लूइड कम हो जाता है। हालांकि वैसे नहीं समझ में आता कि वो एकदम से पानी निकल गया, पर वो वजाइनल डिस्चार्जेस के साथ वो पानी निकल जाता है, तो उसकी वजह से भी ये पानी कम हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस, अगर मान लीजिए जल्दी की स्टेज में हो गया, 20 हफ्ते में, 22 हफ्ते में, तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ डेवलपमेंट, वही कम होता चला जाता है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, या कभी कभी बच्चे के हाथ पैर आपस में चिपक जाते हैं, या कुछ मेम्ब्रेन्स बीच में बन जाती हैं, जिससे कि उनके बीच में एक पार्टीशन जैसा बन जाता है, और बच्चे के जो ऑक्सीजनेशन है उतना अच्छा नहीं हो पाता, उसके मूवमेंट्स इतने अच्छे नहीं हो पाते, उसकी लैट्रिन निकल जाती है, जिसको हम मेकोनियम कहते हैं, मेकोनियम उसी के अंदर आ जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो वही मेकोनियम जो है वो उसकी नाक के अंदर चला जाता है। कभी कभी जब अर्ली स्टेज में ये प्रॉब्लम आने लगती है तो बच्चे के लंग डेवलप नहीं हो पाते, जिसको हम लंग हाइपोप्लेजिया कहते हैं। बच्चे के हाथ पैर, क्योंकि फ्लूइड कम है, बच्चे के स्पेस कम है, तो एक ही तरह से वो पड़ा रहता है एक ही पोजीशन में, तो उसके हाथ पैर भी टेढ़े होने की संभावना रहती है, इसको टेलीपेस कहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बाद में जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उसको ऑक्सीजनेशन की कमी रहे, तो उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए, और प्रीमेच्योर डिलीवरी से जो भी एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब उसमें होने की संभावना रहती है। इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए, जिससे कि अर्ली स्टेज में ये चीज़ पता चल जाए कि फ्लूइड कम हो रहा है, और उसके हिसाब से जहाँ पे भी कमी है, जो भी कॉज है उसको हम एड्रेस कर सकें। जहाँ फीटल कॉजेज़ हैं, जैसे कि बच्चे में एबनॉर्मलिटी है, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैटरनल कॉजेज़ हैं, जहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कोई मैटरनल डिजीज़ हैं, उनमें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और इस फ्लूइड को इम्प्रूव कर सकते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि जो यूट्रस है वो बहुत टेंस रहता है, इट इज़ वेरी हार्ड एंड टेंस यूट्रस। उसको रिलैक्स करने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि वो यूट्राइन रिलैक्सेशन रहे, ब्लड फ्लो अच्छा बना रहे और उससे प्लेसेंटल जो फंक्शन है वो अच्छा रहता है और ज़्यादा फ्लूइड अच्छी तरह बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सब मेजर्स देते हैं, उसके बाद भी नहीं होता तो हमें पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता है और उनको आईवी फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, ग्लूकोज देना पड़ता है, कुछ डेक्स्ट्रान एक आता है फ्लूइड, उसको देना पड़ता है जिससे कि अंदर अच्छी तरह से फ्लूइड बन सके। एमिनो एसिड्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, आईवी भी आते हैं, ओरल भी आते हैं, हर्मिन के फॉर्म में है, या L-आर्जिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल फॉर्म में उसको रेगुलरली देते हैं। ये चीज़ें जो है, गैमीन है, ये बच्चे को के जो डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती हैं, प्लेसेंटल फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं और साथ ही साथ ये फ्लूइड को भी इम्प्रूव करती हैं। अगर बहुत ही कम फ्लूइड हो गया है, मान लीजिए हमें सोनोग्राफी में पता लगता है कि 1 से 2 सेंटीमीटर ही रह गया है और जो हम डॉपलर स्टडी करा रहे हैं उसमें देखते हैं कि बच्चे को कम ऑक्सीजनेशन हो रहा है, काफ़ी कम हो रहा है, एंड वी फील कि बच्चा अगर पेट के अंदर रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होने की संभावना है। अगर हम उसको बाहर निकाल लेते हैं तो शायद हम उसको बेटर तरीके से उसको डेवलप कर पाएंगे। तो ऐसे स्टेज में हम जल्दी डिलीवरी कराते हैं। नॉर्मली कोशिश यही करते हैं कि 35 वीक से ऊपर हो जाए, कभी कभी हमें 32 से 35 वीक्स के बीच में भी करना पड़ता है। जब ऐसा करते हैं तो हम कुछ एंटीनेटल इंजेक्शन स्टीरॉइड्स के देते हैं जिससे ये हो कि बच्चे की लंग मैच्योरिटी हो जाए, और इसी तरह से एक मैक्सेल्फ इन्फ्यूजन होता है उसको देते हैं जिससे कि बच्चे का जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो ठीक रहे, बच्चे को बाद में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ना हो। थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप क्या कर सकते हैं फ्लूइड ठीक रहे इसके लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके हाथ में है वो ये है कि आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। कम से कम मिनिमम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे होना चाहिए। अगर आप पानी नहीं पी पाती हैं तो फिर लिक्विड्स इन अदर फॉर्म्स लीजिए, सूप्स लीजिए, जूसेस लीजिए, या जैसे कि नारियल पानी है, दिस इज़ अ वेरी गुड फ्लूइड जो कि आपको और तरह के मिनरल्स वगैरह भी अंदर देता है जिससे कि आपका डेवलपमेंट बच्चे का अच्छा होता है और साथ ही साथ फ्लूइड भी बढ़ता है। हाई प्रोटीन डाइट, जब तक प्रोटीन्स डाइट में अच्छा नहीं होगा प्लेसेंटल फंक्शन भी अच्छा नहीं हो पाएगा और आपका फ्लूइड भी अच्छा नहीं सिक्रीट हो पाएगा। जो भी सब्जियां और फल जिनको ज़्यादा, जिसके अंदर पानी होता है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। ज़्यादा प्रोटीन लें, ज़्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लें, प्रॉपर रेस्ट करें, स्पेशली रेस्ट इन दी लेफ़्ट लैटरल पोजीशन, ये करें। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के उसमें भी बताया था वीडियो में, मेंटली आपको बहुत रिलैक्स्ड रहना है। जब तक आप मेंटली रिलैक्स नहीं रहेंगे, यूट्रस भी रिलैक्स नहीं रहेगा और यूट्राइन ब्लड फ्लो अच्छा नहीं रहेगा, तो ना तो फ्लूइड अच्छा बनेगा और ना ही बच्चे की जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी हो पाएगी। एक रेगुलर एक्सरसाइज, चाहे वो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के हो चाहे इसके लिए हो, रेगुलर एक्सरसाइज जो कि माइल्ड हो, बहुत सिवियर हैवी एक्सरसाइज नहीं, जैसे कि या तो आप माइल्ड योगा एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, और मॉर्निंग इवनिंग 30 मिनट्स वॉक करें। दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हैं और रेगुलरली डॉक्टर को दिखाती हैं तो इस समस्या का समाधान, ये इसको जल्दी पकड़ में आ सकता है और बेस्ट पॉसिबल वे में जो डॉक्टर इसको कर सकते हैं वो उसको करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, और मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अगले बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद।